नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। मैं एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज बता रही हूँ आप लोगों को। इसका लेक्चर सेकंड मैं आज बना के शेयर करने जा रही हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। आई होप कि आपको ये सेकंड लेक्चर भी अच्छा लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। ऋग वैदिक काल, इसे 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना गया है। उत्तर वैदिक काल, इसे 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र था। चलिए अब ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज्ञान सबके पास जा सके। ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। ऋग वैदिक साहित्य में कबीले को जन कहा गया। कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था, जो शासक होते थे। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी। कई कुल मिलकर ग्राम बनते थे, जिसका प्रधान ग्रामीण होता था। कई ग्राम मिलकर विष होता था, जिसका प्रधान विषपति होता था, तथा कई विष मिलकर जन होता था, जिसका प्रधान राजा होता था। ऋग्वेद में जन का 275 बार तथा विष का 170 बार उल्लेख हुआ है। सभा, समिति एवं विधत राजनीतिक संस्थाएं थी। परिवार पितृसत्तात्मक था। समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था तथा यह जो होता है मुख्य खाद्य पदार्थ। ऋग वैदिक काल की तो बात ही अलग है। इसमें स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा तथा पुनर्विवाह का प्रचलन था, लेकिन पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। चलिए अब मैं आपको ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में बताऊंगी, जिसका प्राचीन नाम और आज जो आधुनिक नाम हुआ है वो अलग है। जैसे कुबू प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम कुर्रम है। बितस्ता, इसका आधुनिक नाम झेलम। परुस्नी जैसे प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम रावी है। इसी के सामने हड़प्पा सभ्यता में भी जिक्र है रावी नदी की। बिपाशा ब्यास, दृष्टद्योति घग्गर, सुवास्तु स्वात। चलिए जैसे कुभा काबुल, अस्किनी चिनाब, सतुद्री सतलज, सदानीरा गंडक, गोमती गोमल। जैसे ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। जैसे ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को तथा उसके उपरांत अग्नि वरुण को महत्व प्रदान किया गया था। यही उत्तर वैदिक काल में सब बदल जाता है। जैसे ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में उसके लिए 250 सूक्त हैं। चलिए अब मैं आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें बहुत कुछ बदल जाता है और स्त्रियों की स्थिति भी अच्छी नहीं रहती है। ज़्यादातर जाति व्यवस्था आ जाती है, जो कि ऋग्वैदिक काल से बिल्कुल विपरीत हो जाती है। चलिए उत्तर वैदिक काल में आपको पढ़ा रही हूँ। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना थी। राजत्व के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया था।
इस काल में राजा का महत्व बढ़ा, उसका पद वंशानुगत हो गया। मतलब वंशानुगत का मतलब होता है जैसे पिता से बेटा, बेटा से उसका बेटा, इसी तरह से वंशानुगत हो गया। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बटा था। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। जो मैं आपको बताई थी, वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कर्म के बदले जाति पर हो गई। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें धन संबंधी तथा किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। जवालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक एवं यज्ञीय कर्मकांडों में और बढ़त आ गई। इस काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति, जिन्हें ब्रह्मा, उसके बाद है विष्णु एवं रुद्र शिव थे। लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईस्वी पूर्व उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश से मिला है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। वेदों की संख्या 4 है। जैसे प्रथम है ऋग्वेद, सेकेंड सामवेद, थर्ड यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। जैसे यह सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट में ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। चलिए सेकंड में हम सामवेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता था। जैसे सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। चलिए थर्ड में यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद तथा गद्य दोनों में की गई है। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। अथर्ववेद, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, टोना टोटका आदि का वर्णन है। चलिए उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। ये भी काफ़ी ज़रूरत है। ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषद के बारे में इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित विचारों का संग्रह मिलता है। उपनिषद की संख्या 108 है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए अब वेदांग के बारे में पढ़ते हैं। वेदों के अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। चलिए स्मृति के बारे में पढ़ते हैं। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है, जिसकी रचना 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य की गई। चलिए पुराण के बारे में पढ़ते हैं। इनकी संख्या 18 है। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। हम आपको सभी कुछ पढ़ा दिए हैं। इतना आसान भाषा में मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर टॉपिक को पढ़ाऊँ। आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। मैं बहुत जल्दी मिडाइवल हिस्ट्री का भी सीरीज लाने जा रही हूँ। आप लोग उसमें भी सपोर्ट कीजिएगा। और बहुत सारे बैच जैसे सीटेट के लिए भी लेकर आ रही हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा
और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं फिर से मिलूँगी तीसरे टॉपिक जैसे जैन और बौद्ध धर्म के बारे में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय साथियों। वीडियो रोज़ मिलेगा, चैनल को ग्रो करवाइए। थैंक यू।